बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डीएनए के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ आज मुबश्शिर लुकमान की जगह मौजूद हैं सलमान आबिद। सलमान आबिद का नाम जो है किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। मैंने और उन्होंने बेशुमार प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं और हमारी केमिस्ट्री भी बहुत एक दूसरे के साथ मिलती है। मुबश्शिर लुकमान किसी वजह से अब तक स्टूडियो नहीं पहुँच सके थे, इसलिए उनकी गैरहाज़िरी में सलमान आबिद मेरा साथ देंगे। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं आपको सुना दूं कि किन किन मौज़ूआत पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। ओपन बैलेट की ऑप्शन क्लोज़ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की मुखालफत हो गई है। उसने कहा है कि जनाब ओपन हैंड करने का कानून तो मौजूद नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि ओपन हैंड शो ऑफ हैंड से सेनेट का इंतखाब हो तो उसके लिए आइनी तरमीम करना पड़ेगी, जो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देती है, इसलिए कि हुकूमत के पास वो मेजॉरिटी नहीं है जिसके ज़रिए वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। अरबपति लोगों को सेनेट के टिकट देने की रवायत तोड़ दी है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दावा किया है। अल्लाह करे कि ये सच हो, लेकिन जिन लोगों को पहले टिकट दिए गए थे उनके बारे में लोगों की रिजर्वेशंस हैं, उस पर भी बात करेंगे हम। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनके कागजात के ऊपर एतराज़ लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ परवेज़ रशीद के मामले को भी कल तक के लिए डेफर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के हाउस के अखराजात जो हैं उनमें बड़ी नुमायाँ कमी हो गई है। मुराद सईद साहब ने बताया कैबिनेट मीटिंग के हवाले से। टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा झटका, फवाद चौधरी साहब का मशवरा, कहते हैं अदालतों को नहीं चाहिए कि वो सोशल मीडिया से के मुतल्लिक़ जो केसेस हैं ख़ास तौर से टिकटॉक वगैरह के बारे में उनको सुने। सिंध में पीपल्स पार्टी की जीत करिश्मा या मुजज़ा, MQM बहुत इसके ऊपर हैरान है। देखिए वो सीटें सारी जीत गई है पीपल्स पार्टी जो उनके लोगों ने खाली की थी और वहाँ इंतखाब हुआ था। लापता अफराद का केस जो है मरियम नवाज़ का ताज़ा दुख है, माजी ज़रा धुंधला है इस हवाले से। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान में किसानों ने एहतजाज को जो नया रंग दिया है और भारतीय हुकूमत जिससे बहुत परेशान है, ख़ास तौर से मोदी की शामत जो है वो है। और एक झटका हिंदुस्तान को ये भी लगा है कि साउथ अफ्रीका को जो वैक्सीन उन्होंने फराम की थी वो उन्होंने रिजेक्ट करके वापस भेज दी है कि ये स्पीरियस है, ये इस क्वालिटी के मुताबिक नहीं है। ये वो मौजूद आज जिसमें बात करेंगे। जी सलमान आबिद साहब, वेलकम टू द शो। ये जो ओपन बैलेट का झगड़ा है, ये जो रफड़ पड़ा हुआ है इतने अरसे से, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, मुझे तो समझ इसलिए नहीं आ रही कि अगर कानून में इसकी प्रोविज़न नहीं है कि आप शो ऑफ हैंड करें तो खुदा के वास्ते आप आराम से होने दें इलेक्शन। जब हो जाएंगे इलेक्शन तो फिर आप अपोजिशन को एंगेज करके उनके साथ बैठ के कोई रास्ता निकाल लीजिए अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो। बुखारी साहब, अलमिया क्या है? जो सियासतदानों को काम पार्लियामेंट के अंदर और सियासी मैदान के अंदर करना चाहिए वो ये करते नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अच्छा, ये सारा मामला उठा के फिर ये कोर्टों में डाल देते हैं, इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं। अपने कंधों से बंदूक उठाइए और कोर्ट को उठाएं, उधर दूसरी तरफ डाल दें, खुद फैसला ना करें। अब हालांकि देखिए ना, ओपन बैलेट के ऊपर PTI का अपना PMLN का पीपल्स पार्टी का ओपन बैलेट पे मौकफ एक जैसा था। पहले कहा था ना, मुतालबा किया गया था। अच्छा, अब जब मौका आया तो वो सारा का सारा मामला जो है ना सियासत की नजर हो गया। क्योंकि मुझे जिस बात पे ज्यादा परेशानी है वो ये है कि हुकूमत का गुजारा क्यों नहीं हो रहा। क्या ये डर जो है जो लोगों में पाया जाता है कि शायद PTI के सारे लोग जो हैं वो अपने नामजद उम्मीदवार जो है उनको वोट ना दें, क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये खौफ तो होता है ना, क्योंकि PTI के अंदर बहुत से लोग हैं जो नाराज हैं, तरक्याती फंड नहीं मिले उनको, उस तरह से नवाजा नहीं किया जैसे नवाजा जाना चाहिए था, इसलिए वो इतराज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, अपोजिशन के पास तो कुछ नहीं होता ना देने के लिए। या वो पैसा देगी, अगर वो पैसा भी नहीं देगी तो मैं ये समझता हूं कि जो इस वक्त हुकूमत ने स्टांस लिया था उसकी एक वजह ये थी कि ये पिछले 2002 से लेकर सेनेट के इंतखाबात देखें, उसमें ये मसाइल आते रहे, लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया गया जल्दबाजी में, उजलत में, उसने मसाइल पैदा किए। जो इमरान खान साहब ने फंड्स देने का वादा किया 50-50 करोड़, 75-75 करोड़, जिसके ऊपर मामला अदालत में भी चला गया हुआ है, इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि पार्टी के लोग जो हैं वो बगावत करेंगे? भाई क्यों करेंगे बगावत? इतना डर और इतना फियर क्यों है? बुखारी साहब, जब भी मौका आता है ना, इन सियासतदानों को, इन अरकान असम्बली को कोई नहीं पूछता। इनको पूछा कब जाता है? जब इन पे मुसीबत पड़ती है हुकूमत पे। वो मुसीबत क्या है? आपने कोई वोटिंग करवानी है, आपने कोई स्पीकर मुंतखब करवाना है, आपने चीफ मिनिस्टर मुंतखब करवाना है, आप ओपन बैलेट और खुफिया बैलेट में जा रहे हैं। ऐसे मौकों पे अरकान असम्बली, चाहे वो हुकूमत में हो और अपोजिशन में हो, वो ब्लैकमेल करते हैं अपनी अपनी जमातों की क़यादत को कि जनाब अगर आप हमसे गिव एंड टेक करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये सीजन होता है माल कमाने का? जी, आप देखिए ना, ये जो आप मुस्लिम लीग नून के 10 अरकान जो हैं, जो जाके बार बार उस्मान बुज़दार से मिलते हैं, वो क्या करने गए? वो नमाजें पढ़ने जाते हैं। लेकिन वो भी तो ये कहते हैं ना कि आप हमें तरक्याती फंड दें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। वेरी करेक्ट, ये मैं मान लेता हूँ इस हद तक। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज तक सवाए PTI के
जो MNA और MPAs जो माल ले रहे थे, जिसकी वीडियो आई है आपके सामने है वो उसके बाद आप मुझे बताएं कैसे आप अपोजिशन को ब्लेम कर सकते हैं? हुकूमत पहले अपनी डर्टी लीडर को साफ करे ना। मसला अपोजिशन का नहीं है, मसला ये है कि जिन लोगों की वीडियो आई और उस वक्त जिस वक्त इमरान खान ने इल्जाम लगाया और अरकान को निकाला, इलेक्शन कमीशन कहां था जी? क्यों नहीं आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिनके नाम आए? अब वीडियो आ गई है ना, इसके पास आर्टिकल 167, 168, 169, 170 इलेक्शन एक्ट 2017 इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना। इलेक्शन कमीशन खामोश है। अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे रोकेंगे तो इसको? तकलीफ दे बात यह है सलमान के बजाय इसके ऊपर एम्बेरस होने के हुकूमत और इमरान खान साहब जो है इसका क्रेडिट लेते हैं कि देखिए हमने पार्टी से निकाल दिया था 20 में। ठीक है ना, थे तो आपके ही ना। ठीक है, लेकिन जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उसमें पार्टियों ने स्टांस तो लिया ना। अच्छा, इनका बेनिफिशियरी कौन था? पीपल्स पार्टी के उस वक्त 6 वोट थे खैबर पख्तूनख्वा में, उनके 2 सेनेटर मुंतखब हुए थे। तो बेनिफिशियरी इन लोगों ने वोट किसको दिए, ये भी तो देखे ना। करेक्ट, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जिस पार्टी के वो लोग थे जो पैसे वसूल कर रहे हैं उन्होंने उस वक्त तो निकाल दिया, क्योंकि इलेक्शन के करीब फौरी तौर पर नहीं निकाला था, ये आपके इल्म में है। बिल्कुल ठीक। जब इलेक्शन करीब आया तो उन्होंने कहा जी हम फारग कर रहे हैं इनको। लेकिन मुझे आप ये बताएं फिर उन्हें आपने लेके मिनिस्टर कैसे बना दिया सुल्तान यही को? तो सारी बात है ना कि आपके जो कॉन्ट्रडिक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। मसलन उस वक्त इमरान खान ने जब इनको निकाला था और कहा था कि हमने तहकीकात की, ये लोग साबित हो गए, उस वक्त उनका रेफरेंस क्यों नहीं भेजा गया इलेक्शन कमीशन को? जो मैं आपसे कह रहा हूं, उस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए था ना कि रेफरेंस भेजते। फिर जो वजीर कानून है वो कैसे बन गए? यानी आप उस सारे मामले से लाइलम रहे। मतलब ये आप फिर मेरे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये इसमें नहीं छुप सकते कि जी हमने वो बंदे निकाल दिए थे, उसके बाद एक्शन होना चाहिए। सर उसके बाद एक्शन होना चाहिए था, और मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन को आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। सर अगर आप ये नहीं लेंगे, जो 2002 से मसला चला आ रहा है, हर दफा सेनेट के इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाते हैं, इसको रोकना किसने है? एक तो सियासी जमातों ने रोकना है, उनकी सियासी क़यादतों ने रोकना है, दूसरा आपके रियासती इदारे हैं ना, इलेक्शन कमीशन का काम है ये काम करे। अब इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमारा तो ये काम नहीं है, तो फिर कैसे आप ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगे? तो ये सवाल तो फिर उठ रहा है ना। तो ये समझूंगा कि जो अदारे काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, उसमें तो इलेक्शन कमीशन हो गया, और ये जो नैब है जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो कर करके वो पागल हुए में। देखिए सर, बात ये है कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना, इदारे हमेशा से अपनी रेड लाइन को क्रॉस करते हैं। ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा, आप तो मुझसे ज्यादा। हमारा ख्याल ये था कि इमरान खान साहब आ जाएंगे तो ये रेड लाइन क्रॉस होनी बंद हो जाएगी। इमरान खान साहब ने तो आके ये भी बताना था ना कि कितना बड़ा इंकलाब आ गया है। अब वो उनको बार बार समझ आ रही है ना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं हुकूमत करते हुए। अपोजिशन करते हुए तो बहुत अच्छा लगता है ना, जब आप हुकूमत में आए तो आपको पता चला जी अब अपना टैक्स पे इकट्ठा नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन करना आसान है, हुकूमत करना मुश्किल है। दुनिया भर में हुकूमत मुश्किल चीज होती है क्योंकि आप बड़े बड़े दावे करते हैं। अब एक दावा और जो है उसकी बात कर ले। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने रवायत तोड़ दी है अरबपतियों को टिकट देने की। जो पहली इनिशियल लिस्ट थी उसमें कितने अरबपति थे? वो तो उसमें 3-4 नाम आए थे जिनके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन जब पार्टियों का प्रेशर आया, जब पार्टी के MNA MPs को क्रेडिट दें आप, वही मैं कह रहा हूं, पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के MP MNAs को, उन्होंने कहा जी हम इनको वोट नहीं देंगे। उसके बाद वो बलोचिस्तान वाली सीट बदली, कल खैबर पख्तूनख्वा से सीट बदली, फैसल वाडा पे इतराज आया। लेकिन आप ये देखिए फैसल वाडा के मामले में खान साहब की जिद जो है इसकी मगर कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं हर काम की कीमत अदा करते हैं। अगर आप किसी चीज पे बजट हो जाए ना और आप उसके ऊपर अपनी अना का मसला बना लें तो फिर आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, एक बात। लेकिन आप देखिए पीपल्स पार्टी की टिकटें बहुत अच्छी बटी है। मैं जाती तौर पे पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करता हूं, बड़े अच्छे नामों को उन्होंने यहाँ पे किया है। अच्छा, PMLN के भी नाम जो है वो बुरे नाम नहीं आए, बहुत से वो लोग हैं जो सीनियर हैं, सीजनल है पॉलिटिशियन। अच्छा, PTI ने इस दफा कहा यह जा रहा था कि शहजाद अकबर को टिकट मिलेगा, शहबाज गिल को टिकट मिलेगा। वो तो खैर बहुत अच्छा किया, खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए जिस चीज का देना चाहिए। अब आप देखें डॉक्टर जरका को टिकट मिला, आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर अली जफर साहब को टिकट मिला जो सुप्रीम कोर्ट बार, उधर आजम नजीर तारड़ को सीट मिल गया। फिर उसके बाद वो जो बैतुल माल के चेयरमैन है उनको टिकट मिल गया। फिर उसके बाद जो है वो सैफुर अपना न्याजी साहब जो हैं वो पहले बानी अरकान में से थे, कभी उनसे इमरान का इख्तलाफ हो जाता था, कभी सुलह हो जाती थी, तो कुछ टिकटें यहाँ पे भी ठीक बटी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खान साहब तो क्लेम कर रहे हैं कि हमने करोड़पति लोगों को नहीं दिए टिकट, बाकी पार्टियों ने भी उस तरह से नहीं दिए हैं। बाकी पार्टियों को भी आप क्रेडिट दें कि ये जो शोर उठा है ना ओपन बैलेट एंड खुफिया बैलेट के कॉन्टेक्स्ट में और पार्टियों की टिकटों के दरमियान उसमें इख्तिलाफात तकसीम ठीक हो जाए तो फिर ये जो बाजार लगा था, जो मंडी लगी थी, या जिसकी तरफ खान साहब इशारा करते थे कि 50-50 करोड़ रुपए कीमत लग रही है, उसकी तो फिर नौबत ही नहीं आएगी, टिकटें सही तकसीम हो जाएंगी। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया ना बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि जिसकी जो पोजीशन बनती है उससे हट के अगर सीटें मिलती हैं तो फिर मुतनाज़ा मसला बन जाएगा ना, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। देखिए ना, बात यह है कि ये कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी के और PMLN के अपोजिशन के 2-3 सीटें डिस्टर्ब करनी है, वो कहते हैं हमने इनकी डिस्टर्ब करनी है। अब ये डिस्टर्ब जो है ना किसी असूल की बुनियाद पे तो नहीं होता ना बुखारी साहब, ना किसी नजरिए की बुनियाद पे होता है, कुछ गिव एंड टेक ही होते हैं।
जो पाकिस्तान की सियासत के यकीनी अंदर तौर रहा पे है। मेरा ख्याल से सियासी जमातों को सवाए इस कंसिडरेशन के कि कौन पार्टी का लॉयलिस्ट वर्कर है, जेन्युइन है, पार्टी का साथ दिया है मुश्किल, उसके अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं होनी इसमें चाहिए। एक और चीज भी मेरे ख्याल में एक छोटी सी बात, ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी ना कि जो बंदा जिस सूबे से होगा उसका बंदे को टिकट मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ी बैड प्रैक्टिस चल रही है अब तक। कोई बंदा पंजाब से है, टिकट मिल रही है सिंध से टिकट रहता है तो टिकट पंजाब से मिल रही है, ये भी खत्म होना चाहिए। एक मुख्तसर इससे पहले के ब्रेक पर हम जाएं, ये कागजात नामजदगी की पड़ताल के हवाले से अपोजिशन के लोगों को परेशान करना जरूरी है। हुकूमत के सारे बंदों के कागजात ठीक हो गए, ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है फॉर गॉड से कि यार उसके कागजात आप रोक के बैठ सर गए। बात ये यही, मुझे तो मेरे लिए परेशानी की बात ये, बुखारी साहब आप तो मुझसे वसी तजर्बा रखते हैं, गिलानी साहब को उम्मीदवार बनने का चस्का कैसे पड़ा? ये तो जनाब एक जरदारी सब पे भारी को मानना पड़ेगा आपके कि लास्ट मिनट पर जो सर बड़ा फिरकियां घुमाई हैं उन्होंने, और उसकी वजह से हुकूमत को भी दबाव में आना पड़ा है। ये जो गिलानी साहब की जो निशिस्त थी जिसपे इनको सेनेट का टिकट जारी किया गया, इसके उस पे आने से हुकूमत के अंदर भी बौखलाहट तो नजर आई है। और एक बात जो जरदारी साहब ने और कमाल की है वो ये कि जी हर एक पार्टी का एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, मैं एक और चीज कह रहा हूं, अगर आप लोगों को कानूनी नुक्तों की बुनियाद पे बाहर निकालेंगे ना, उससे मसले हल नहीं होंगे। आप लोगों को सियासी बुनियादों पे बाहर निकाले ना, वोट के जरिए बाहर निकाले। राइट, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट और हुकूमत को ये सूट नहीं करेगा। नाज़रीन ब्रेक के लिए चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी के जिन इशू की बात हमने की थी उसके ऊपर सलमान आबद के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं। चलते हैं ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म का जो खर्चा है वो उसमें कमी आ गई है। ये मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन बात है। कहते हैं कि जनाब 49% हमने कमी कर दी है। मुराद सईद साहब की बात मैं तो वैसे ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो छोड़ते हैं जिस तरह से उनके पहले साथी जो थे वो अफरीदी साहब, अगर आपको याद हो, जी उन्होंने जो कहा था वो मैं जान अल्लाह को देनी है वो सारी रवायत, तो उनकी बात के ऊपर मुझे तो खैर वैसे ही बहुत कम यकीन है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर मुझे ये बताइए कि इसके साथ तो फिर अवाम के ऊपर बोझ कम हो जाना चाहिए ना। ये क्या अजीब बात है कि अवाम वज़ीर आज़म खुश हैं, अवाम बेहाल हैं, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना। एक तो आप क्रेडिट देना इमरान खान साहब को, यहाँ तो 5-5 वज़ीर आला हाउस होते थे और 4-4 वज़ीर आज़म हाउस होते थे। यहाँ तो वो कंपोज करके एक वज़ीर आला हाउस और एक वज़ीर आज़म हाउस में लोग बैठे हुए ना, अखराजात में कमी आनी थी। अच्छा, आपको ये भी पता है नवाज शरीफ दौर में किस तरह की अयाशियाँ वज़ीर आज़म हाउस में होती थी। अब तो यह है कि चाय की प्याली पे तनख्वाह भी दी तो बड़ी आप गनीमत समझे, कहानी है। नहीं सर, बड़े अखराजात में कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब साहब जो है हेलीकॉप्टर में दफ्तर आते हैं, आपको पता है वो वैसे ही वो एक आध दफा हुआ, रोजाना की बुनियाद पे तो नहीं आते ना, और 55 रुपए फी घंटा वैसे खर्चा आता है ना। बात ये है बुखारी साहब, जो हुकूमतों के अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट भी करें, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बहुत से लोग बताते हैं कि हुकूमती अखराजात में कमी आई है। अब सवाल वो है जो आपने उठाया कि हुकूमती अखराजात में कमी आ गई, वज़ीर आज़म बड़े खुश हैं, उस पर शादियाने बजा रहे हैं, फिर वो आप वाला सवाल कहाँ के चला गया कि आवाम को क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा, आवाम क्यों नहीं खुशहाल हो रहे। भाई एक ही वादा पूरा किया है इमरान खान साहब ने, उसके 2 वजीरों ने कहा था, फिरदौस आशिक अवान ने और असद उमर ने, कि अवाम की चीखें अभी तो मजीद निकलनी है ना, पहले ऐसी निकलनी है, चीखें लग गई है। आप इतना मार्जिन तो देना, पहले आए IMF के पास जाना है नहीं जाना उसमें रहे, उसके बाद पूरा 1 बरस पूरी दुनिया की मईशत जो है वो सवालिया निशान पर लग गई कोविड के बाद। अब जाके वो खड़े होने शुरू हुए हैं। कुछ हमारे इंडिकेटर भी बड़े अच्छे आए हैं माशी हवाले से, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जा रही है, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जा रहा है, आपके बाहर से पैसे आने शुरू हो चुके हैं। IMF ने अपना अभी प्रोग्राम आपको सामने कल आपको अनाउंस किया है कि वो उसमें कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आएंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी हम देखने के। अब आपने भी इमरान खान साहब के साथ तरह मार्जिन देना शुरू कर दिया। वो कहते हैं मुझे 2.5 साल तो पता नहीं चलना करना क्या है, अब वो कहते हैं 5 साल वैसे ही कम होते हैं। तब्दीली बात यह है यार, खुदा के लिए ये कब काम करना शुरू मैं तो देखिए अपोजिशन को बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी तो उसका फायदा किसको होगा? अपोजिशन को हो रहा है ना फायदा। तो ठीक है ना, अपोजिशन अगले इलेक्शन के अंदर 3 बाई इलेक्शन हुए हैं यार, आप देख लेना क्या हुआ है। बाई इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी की सीटों पे अगर पीपल्स पार्टी जाके अपना पंजाब में जीते तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा मार्का मारा है। अगर PMLN जो है वो जाके जीते सिंध में तो कहें बड़ा मार्का है। जिस तरह PTI के रहनुमा कहते हैं कि सिंध में अंधी मची हुई है, वहां करप्शन है, वहां कोई काम नहीं हो रहा, फिर तो अवाम को वोट नहीं देना चाहिए। सर वहां मुतबादल फोर्स बताइए, PTI ने कितना काम किया है, PMLN ने कितना काम किया है, वहां पीपल्स पार्टी की हकीकत है। जैसे पंजाब में आज PMLN और PTI हकीकत है, यहां पीपल्स पार्टी की आपको स्पेस नजर नहीं आ रही, वहां बाकी जमातों को स्पेस नहीं आएगी। तो जिमनी इंतखाबात में अब असल मुकाबला तो यहां हो रहा है ना, ये जो अभी होगा पंजाब में,
जिसमें पीएमएल-एन और पीटीआई आपस में बदले मुकाबिल है, मतलब यहाँ ये टेस्ट केस होगा। इसका मतलब ये है कि आप मेरे इस थीसिस के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं कि पंजाब में पीएमएल-एन का इन्फ्लुएंस जो है उसको तोड़ने में अभी तक पीटीआई कामयाब नहीं हुई। एक बड़ी जमात जो है ना, अगर उसने कमजोर भी होना हो ना बुखारी साहब, उसको टाइम लगता है। अच्छा, उसको कमजोर करने का फिर तरीका क्या है? आप परफॉर्मेंस करें, आप डिलीवर करें। जब आप डिलीवर भी नहीं करेंगे, आप परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं देंगे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, तो पिछली पार्टियां तो फिर एक हकीकत के तौर पे रहती है ना। एक टेस्ट आने वाला है जो डस्का में इलेक्शन हो रहा है, जी वही मैंने कहा, और एक दूसरा वाला जो मानसेरा में भी हो रहा है। मेरे ख्याल से इससे वाज़ेह हो जाएगा कि अभी पाकिस्तान के इस बड़े सूबे पंजाब में पीएमएल-एन कायम है या वो थोड़ी सी लरज रही है, वो इससे अंदाज़ा हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई को भी ये बात तो मालूम है ना कि पंजाब में अगर उनकी परफॉर्मेंस का हाल यही रहा तो उनके लिए लोकल बॉडी इलेक्शन खास तौर से और जनरल इलेक्शन अमूमी तौर पर जीतना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे कोई मिसाल बताएंगे बुखारी साहब के हुकूमतों की निगरानी में लोकल गवर्नमेंट कभी कभी इलेक्शन हुए हो और हुक्मरान जमात कभी कोई हार गई हो? कोई आपकी तारीख में मिसाल है तो बता दीजिए। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, नई मिसालें जो हैं वो कायम की जा रही हैं, नई मिसालें हैं, वोटर जो है वो सियाना होता जा रहा है। बुखारी साहब इन्होंने हुकूमतें उससे ज़्यादा सियानी हैं। उन्होंने क्या किया कि वो जो विलेज काउंसिल्स के और नेबरहुड के इंतखाबात है वो रख दिए नॉन पार्टी बेसिस पे, और फिर वो जिस तरह से जीते हैं वो शहबाज शरीफ फार्मूला आपको पता है इंतजामिया की मदद से ये हो जाएगा। बाद में ऊपर जाके नॉन पार्टी बेस मेरी इत्तला अगर ठीक है तो एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि अभी भी लोकल बॉडी इलेक्शन अगर आपने आज करा दिए तो पीएमएल-एन वो जो एजेंसियों की रिपोर्ट है ना, उसके पीछे एमपीएस एमएनएस की कॉन्स्पायरेसीज है। पाकिस्तान में इस वक्त किसी सूबे में आपके एग्जिस्टिंग एमपीए एमएनए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं चाहती। क्यों? पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा नीचे की तरफ। अभी तो एमपीए एमएनए एंजॉय कर रहे हैं ना सारे डेवलपमेंट फंड से। बुखारी साहब ये बताइए, खान साहब ने जो नारा लगाया था अपने सूबे में तो कम से कम कर देते हैं, वहां तो 7 साल से बैठे वहां पे बैठे थे ना, वहां पे भी तो वही बता रहा हूं, एमपी एमएनए रुकावट बन रहे हैं। पंजाब में बुज़दार साहब रुकावट बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये तो कभी ट्रांसफर ऑफ पावर होगी ही नहीं। सर ये मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी जो है 13 साल से इख्तियार में है ना अपने सिंध के अंदर, वहां कितनी पावर और ट्रांसफर आपने लोकल गवर्नमेंट को की है? इससे पहले ये प्रॉब्लम है, आप इसको समझिए कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इख्तियारात अपने हाथ से आम आदमी को देने पर राजी है। 18वीं तरमीम जो है जिसने कहा था कि मरकज सूबों को इख्तियार देगा, सूबे आगे जाके जिलों को और तहसील और टाउन और तालुका को, इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अड़ी बैठी हैं, ना वो सिस्टम को ठीक करती हैं ना वो लोकल गवर्नमेंट का। और इस वक्त तो चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अहकाम जारी कर चुकी है कि आप इलेक्शन कराएं। जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कभी ये कहा कि जी सेंसस नहीं है, फिर सेंसस जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर उसके बाद आपने कहा कि जी हम फलां तारीख को कराएंगे, अब वो फिर तारीखें बदल। बुखारी साहब मैंने आपको कहा ना वो रिफॉर्म्स हुई हैं लोकल बॉडी में। बुखारी साहब मैंने आपको कहा ना कि जो काम सियासतदानों को करना चाहिए वो आप अदलिया पे फेंक देते हैं। 2015 में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरे मुल्क में हुए थे, सूबाई हुकूमतों ने नहीं करवाए थे। अब एक दफा फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास डेटें जमा हो रही हैं, सूबाई हुकूमतें भी डेट दे रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी दे रहा है। इसका मतलब सियासी जमातों को सीखना चाहिए कि जब वो अपने फैसले सियासी बुनियादों पे नहीं करेंगे और अपनी ताकत जो है वो किसी और को देंगे तो फिर आपकी मर्जी के खिलाफ भी तो फैसले आएंगे ना। तो मैं ये अंदाजा लगा लूं या यकीन कर लूं आपकी इस गुफ्तगू से कि जो काम करने चाहिए वो अदारों पर फेंक रही है। मैं अदारे का नहीं कहा सर, अब ये अदारों पर फेंक रही है। अब इसको भी देखिए, जो सियासी इंतकाम है वो नैब के जरिए ले रही है। देखे ना, कल मरियम ने ट्वीट किया कि इदारे नजरिया जरूरत के तहत फैसले ना सुनाए। और भाई आप सियासी बुनियादों पर फैसले कर लेना आपस में मिलकर, आप क्यों इदारों पे जाते हैं? मुशावरत नाम की चीज तो हमारी किसी भी रजीम के पास से नहीं गुजरी। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। आ जाए जनाब, जो वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है, मैंने तो बहुत इसको मज़ा लिया है। वो अदालतों को कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हाथ भी जोड़ रहे हैं, साथ साथ उसके अंदर एक छुपी धमकी भी है कि आप ये केसेस जो हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड और ख़ास तौर से ये टिकटॉक वगैरह के ऊपर पाबंदी है लगाने ना लगाने के हवाले से आप केसेस सुनना बंद कर दें। मुझे ये बताएं, कभी हुआ है कि किसी सियासी हुकूमत के किसी अहम वजीर ने अदालतों को मशवरा दिया, डूज और डोंट्स बताए? फवाद चौधरी की एक खूबी तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं ना, हर वक्त मीडिया में इन रहने के लिए उनको सलाहियत भी आती है, तरीका भी आता है और बयानबाजी भी उनको आती है। अच्छा, वो हमेशा से ऐसी बात करते हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल होगी। अच्छा, अब मसला ये है कि जो वही मैं फिर आपसे पूरी बात कर रहा हूँ, आप अदालतों पे बार बार क्यों जाते हैं? आप हुकूमत है ना जी, आप समझते हैं कोई चीज दुरुस्त है या गलत है, आप उसके फैसले करें, आप उसको रोकें, आप उसमें कानून साजी करें, पॉलिसी बनाएं। उसके लिए महकमे हैं आपके पास। मतलब आप ये मान लेंगे मेरी ये बात अगर मैं ये कहूँ कि चूंकि इनसे खुद होता नहीं है, खुद गवर्नेंस इनकी का लेवल बहुत सब जीरो लेवल पर है, इसलिए दूसरे अदारों के ऊपर डाल देते हैं। एक वजह यह भी हो सकती है, दूसरी वजह यह है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है लेजिस्लेशन करने के लिए।
आप एक कोलेशन पार्टनर में बैठे हुए हैं, आपको एमक्यूएम की सपोर्ट चाहिए, मुस्लिम लीग काफ की चाहिए, बाप वालों की चाहिए, वो मिलते नहीं है, तो आप फिर इसी तरह से करेंगे। एक क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ फवाद चौधरी साहब को, इंतहाई ना चाहते हुए फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, वो ये कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी वजारत में काम तो किया है नहीं यार, बाकियों का तो हाल जो है वो तुम्हारे सामने। मैं इसलिए कह रहा हूँ फवाद चौधरी तो बाकायदा लोकल गवर्नमेंट की भी आपने बात की, उसके भी वो सबसे बड़े वकील हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब ये काम करें, डिसेंट्रलाइज करें, वो भी नहीं करते। तो फवाद चौधरी साहब बयानबाजी बहुत अच्छी करके हुकूमत के अंदर झटके लगाते हैं, जैसे कहते हैं ना सियासी झटके, अपनी वजारतों पे भी और दूसरों की वजारतों पे भी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लेकिन मसला ये है कि इसका फिर बड़ी दुखती हुई रंग छेड़ी है दूसरों की वजारतों में मुंह मारने वाली जो है ना, वो करते हैं ना। लेकिन उसका मसला क्या हो रहा है, जो कैबिनेट के अंदर ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है सर, उसमें कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट की है ना, वहां बैठ के ये फैसले करे ना, जो टॉक शोज में बैठ के फैसले होते हैं वो बैठ के फिर कैबिनेट। सबसे बड़ी शिकायत उनके जो साथी वजीर है उनको, और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी किसी हद तक ये है कि ये बजाय इसके कि अंदर बैठ के अंदरूनी खाना बात करें, ये या मीडिया पे बैठ के बात करते हैं, प्रेस लोगों को शौक हो गया ना मीडिया हाइप का, वो अपोजिशन भी उसकी। अब मुझे आप बताइए, कभी किसी दौर में आपने तो सारी जिंदगी सहाफत में गुजार दी, सारे वजीर शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक टॉक शो में बैठे रहते हैं, जहां इनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए वहां वो नहीं है। जबकि गाली पड़ रही है परफॉर्मेंस ना देने की, वही मैं कह रहा हूं, टीवी पे टॉक शो बैठ के अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो लोग सवाल तो उठाएं। तो जिसका जो काम है, जिसकी जो वजारत है, अगर वो अपनी डोमेन में रह के काम करे और कैबिनेट को ज्यादा इफेक्टिव करें, पार्लियामेंट को ज्यादा इफेक्टिव करें, तो आपकी डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज है वो आगे की तरफ जाएंगी ना। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप सलमान आबद साहब के साथ, और हम अपने मौजूआत के बहुत करीब आते जा रहे हैं। 2 सेगमेंट हमारे बाकी हैं, इंशाल्लाह बाकी इश्यूज़ पर भी हम बात करते हैं। उस वक्त तक के लिए हमें थोड़ी सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर फिर दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे हम फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, वो मीडिया में उनकी बड़ी दोस्तियां हैं, सलमान आबद भी अच्छी तरह जानते हैं उनको। हम बात कर रहे थे वो जो दरफुंदरियाँ छोड़ते हैं ख़ास तौर से कैबिनेट से बाहर बैठ के, और जिसके हवाले से फिर डिबेट जनरेट होती है, तो उनको ये पता है, जो सलमान आबद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया के साथ वो कहते हैं ना प्लेइंग विद द गैलरीज, कि मीडिया के साथ खेलना कैसे है, तो वो बहुत खूबसूरत तरीके से खेलते हैं। मगर उनके जो कंटेम्प्रेरीज या उनके जो साथी सिंध में हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सी बातें की जा सकती हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की जीत को लेकर मैंने पहले कहा था कि वो करिश्मा हुआ है या मुजज़ा हुआ है, ये देखने एमक्यूएम काफ़ी हैरान है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि उनकी पोजीशन अभी भी कराची में बहुत मजबूत है। ये कली भी मेरा ख्याल से खुल गई है इस वक्त। वो जो कभी दौर हमने देखा हुआ है एमक्यूएम का, कम अज़ कम उस किस्म का तो कोई सूरत हाल वहाँ पर नहीं। कराची वाली निशिस्त पे भी जो इलेक्शन, मलीर की जो निशिस्त पे इलेक्शन हुआ है, ये भी आपको पता, लांडी और मलीर का जो इलाका है, इसमें पीपल्स पार्टी हमेशा से एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी रही है। अगरचे वो एमक्यूएम का जब जोर था तो उनके तो इंतखाबात, अभी तो एमक्यूएम ने दावा किया कि मलीर की सीट कभी रही नहीं पीपल्स पार्टी की। कह रहा हूं, लेकिन सवाल ये ना कि वहां फिर जिस तरह के इंतखाबात होते थे तो फिर उसी तरह का नतीजा भी तो मिलता था ना। अब जब इलेक्शन दूसरे तरीके से होंगे तो फिर आपको नतीजा भी तो इस तरह का मिलेगा ना। मुझे तो हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम ने करेक्ट किया, उसने कहा मलीर के भी 2 रुख हैं, एक अर्बन है और एक रूरल है। मैं आई रियली सिट करेक्टेड, वो बहुत कमाल की बात उन्होंने बताई। तो ये बताइए कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि लूट मचाई हुई है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, खा गए बिलावल साहब और बिलावल साहब के वालिद बुजुर्गवार, उसके बाद लोगों का फेथ अभी तक बात यह है कि ये सिर्फ अब की बात नहीं है, पिछले 15 साल से अपना बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता रहा है हमारे मीडिया में, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उसके बावजूद सिंध में चॉइस जो है ना, लोगों के पास परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है इसको छोड़ दे जरा, लोगों के पास चॉइस क्या है पीपल्स पार्टी के अलावा। मसलन पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कितना टाइम इन्वेस्टमेंट किया जी, मुझे बता दीजिए सिंध के अंदर। इमरान खान साहब जो पूरे मुल्क में तब्दीली की बातें करते थे, सिंध में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अब आप देखिए वहां किस तरह के लोग जो हैं वहां पे पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं, वो भी एक क्रिटिकल सवाल है ना। इसलिए ये भी देखिए कि जब आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है सिंध के लोगों को देने के लिए, आपके पास किसी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, तो फिर आप वहां के लोगों से ये तवक्को रखें कि लोग पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दें। वो क्यों कर दें? क्योंकि आप तो कुछ डिलीवर करने के लिए वहां पे तैयार नहीं है। सलमान, मैं जो आपकी बात से समझा हूं वो ये है, आप जिसको कह रहे हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उनका
अगर कोई काम किसी ने किया है थोड़ा उसकी बहुत, तारीफ करें जी। तो उसकी तारीफ करनी देखिए चाहिए। मुराद अली शाह साहब जो हैं एक बड़े एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और कराची के अंदर उनकी, जब आपने कोविड के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, उस वक्त पूरे मुल्क में जिस चीफ मिनिस्टर की सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी वो मुराद अली शाह साहब ही थे। और ये इसके बावजूद है कि पूरी की पूरी पीटीआई की लीडरशिप उनको अंडरमाइन करने के लिए लगी सर हुई वो है। तो फिर अपोजिशन पॉलिटिक्स है ना, वो तो सारी पॉलिटिक्स है। मगर वो जितना मर्जी इतनी नेगेटिव पॉलिटिक्स सर, हमारी बदकिस्मती देखिए ना अपना बुखारी साहब कि आपने वो सारा एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी दौर भी देखा है। फिर आपने एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान दौर भी देखा है। यानी सच को झूठ बनाकर पेश कर दो और झूठ को सच बनाकर पेश कर दो। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, एक दूसरे को क्रेडिट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। सलमान, मुझे ये बताओ यार, एमक्यूएम के रीसेलेक्ट करने की यानी दोबारा से कुव्वत इख्तियार करने के इम्कानात आपको दिखाई देते हैं? मेरे ख्याल में तो इसके इम्कानात बहुत इसलिए कम है कि एक तो ये कि वो एमक्यूएम नहीं रही क्योंकि उसकी लीडरशिप हट गई, दूसरी ये कि 3-4 हिस्सों में बट गई है ये। तो आप समझते हैं कि कोई वक्त ऐसा आएगा कि सारी कुव्वतें एक मिलके एक अच्छी एमक्यूएम जो है वो हमें... पहली बात यह है कि ये कुव्वतें सब एक हो जाएं, ये एक ख्वाहिश है और एक ख्वाब है। इसका इम्कान फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए एक रियलिटी भी तो देखिए ना, चीजें बदल रही हैं। ये जो डेमोग्राफी बदल रही है ना सिंध की और अर्बन एरियाज की, नई नौजवान नस्ल आ रही है, वो इमरान खान को भी पसंद करती है, उसमें पीएमएल-एन के भी सपोर्ट होगी, उसमें पीपल्स पार्टी की भी होगी, उसमें अब तहरीक लब्बैक को भी वोट मिल रहे हैं, नंबर 2 पोजीशन पे आए। आपने देखा ना, बहुत हैरान हूं उसमें। अच्छा, सिंध में पिछली दफा आपको पता है उनकी सीट भी है इस वक्त पिछली दफा पंजाब के इलेक्शन में आपने देखा क्या हाल था। अच्छा, एक नई कुव्वत नौजवानों के अंदर मजहबी रुझानात की बुनियाद पे जमात इस्लामी पीछे रह गई है। एक इलेक्शन में जो भी जीता है, चाहे वो पीटीआई का था, पीपल्स पार्टी का था, उसमें सेकंड लार्जेस्ट वोट जो है। सर आप दिलचस्प बात देखें, जमात इस्लामी जो कराची की एक बड़ी सियासी कुव्वत होती थी, आज वो पीछे रह गई ना तहरीक लब्बैक के मुकाबले में। तहरीक लब्बैक के वोट बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये जो नई डेमोग्राफी पॉलिटिकल आ रही है, इसमें यह कहना कि एमक्यूएम दोबारा उस ताकत से बहाल होगी, मुझे तो उसके कोई इम्कान फिलहाल नजर नहीं आता। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, मेरा ख्याल है लापता अफराद का जो केस है, जो मामला है, उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू तो होती है, पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, पॉलिटिक्स भी उसके ऊपर बहुत है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी अब तुली बैठी है कि नहीं जनाब इसको लाएं जी, जहाँ से मर्जी पैदा करें, और बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं, और मेरे ख्याल से फौज ने भी इसके अंदर न सिर्फ ये कि कोऑपरेट किया है, अंडरस्टैंड भी किया है इशू को, सूरत हाल को अंडरस्टैंड किया है कि ग्रास रूट लेवल पे इसके बड़े नेगेटिव असरात हैं। तो अब थोड़ा सा वो है, लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा जो है, उन्होंने जाके जो गुफ्तगू की है मिसिंग पर्सन को लेके, वो उससे मुझे ये एहतमाल हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो पॉलिटिक्स होगी उसमें मिसिंग पर्सन का इशू भी जो है पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश होगी, क्योंकि पीटीआई ने एज सच इसके हवाले से कुछ नहीं किया। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, हमारे यहाँ एक होता है इशू और एक होती है पॉलिटिक्स। हम क्या करते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करने के बजाय ना उस पर पॉलिटिक्स को जनरेट करते हैं, ये या दोनों को गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, उससे या फिर आप ये करते हैं कि जो सियासत पे बात करनी है वो आप इदारों पे बराह रास्त चले जाते हैं। अब आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, ये जो मिसिंग पर्सन की जो फहरिस्त है ना बुखारी साहब, इस पे भी आज तक इत्तेफाक नहीं हो सका। कोई कहता है हजारों की तादाद में है, कोई कहता है 100 की तादाद में है, एजेंसियों से पूछे वो कहते हैं चंद 100 हैं, तो 100 है। आज मौका है सलमान, मुझे इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ मिसिंग पर्सन्स का। ये 2-3 कैटेगरी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक कैटेगरी वो है जो पैसों की खातिर बलूचिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान चले गए, वहाँ स्पिन बॉल्दक के इलाके में एनडीएस, रॉ और सीआईए बैठ के उनको ट्रेन करती है, कोई इसके बारे में दो राय नहीं है, और फिर उनको वापस भेजती है और वो मुकाबलों में कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। एक वो कैटेगरी है जो वहाँ के नवाब और जो वहाँ के मलक है, उनके मुकाबले में जब वो देखते हैं कि ये सर निकाल रहा है, ये थोड़ा सा बागी होता जा रहा है, वो भी उनको एलिमिनेट करा देते हैं। ये आपको पता है, मुझे बताएं एजेंसीज के लोग कभी मार के लाश सड़कों पे फेंकेंगे? सर देखिए ना, बात ये है कि अब आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आप लास्ट टाइम हमारे साथ गए भी थे, आपको याद है? जी, बलूचिस्तान के अंदर भी हमारी और जिस तरह की हमारी ब्रीफिंग हुई थी आपको पता है, तो एक जिस तरह से उन्होंने एंगेज भी किया लोगों को वहां के बलूचिस्तान के, वो जो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे, से आमिर रियाज का जिक्र ना किया अगर तो बड़ी ज्यादती होगी। और मैं उनसे मिला, जंजुआ साहब इतना मतलब। अच्छा, और फिर आसम बाजवा ने भी वो लेगेसी कैरी की है। ठीक है, और अब मसला ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने की बजाय इनका मसला हल करें, जिम्मेदार कराने की बजाय उनका मसला हल करें। उसमें एस्टैब्लिशमेंट के इदारे बैठे, एजेंसीज बैठे, सियासतदान बैठे, हुकूमत बैठे, अपोजिशन बैठे, इंसानी हकूक के लोग बैठे, और कहें कि ये बताइए कहां कौन कौन लोग किस शक्ल में है, हम उनको मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको वर्कआउट करते हैं, उसको सामने लाते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई संगीन इल्जामात हैं तो मुकदमे चलाते हैं। एक और सेगमेंट रह गया था बाकी जो मैं गुफ्तगू में नहीं कह सका, वो ये है कि जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की पोस्ट पर हमला हो,
जब उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हो, कि जो मुख्तलिफ किस्म की इंस्टॉलेशन है उन पर हमला हो, तो चेज करती है फौज। फिर जाहिर है आप फौज को गोली मार के तो जा तो नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। उसके नतीजे में जो मारे जाते हैं लोग या भाग जाते हैं मुल्क छोड़ के, उनको भी मिसिंग पर्सन के खाते सर में मैंने डाल ये दिया कहा ना, जाता ये है। जो आपने खुद बहुत अच्छी बात की है कि जो मिसिंग पर्सन की जो डेफिनेशन है ना, इसके ऊपर ही बहुत बड़े प्रॉब्लम है और मुशावरत की और जरूरत उसके है। उस मुशावरत की जरूरत है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये इशू एक है नेशनल स्टांस होना चाहिए सर, इसके ये मैं ऊपर। कह रहा हूं पूरे रियासत का नैरेटिव होना चाहिए कि जितने भी मिसिंग पर्सन है, किसी भी शक्ल में है, कहीं भी हैं, आप उनको एक प्रॉपर कानूनी दायरे में लाकर लोग उसको फैसिलिटेट करें। लेकिन ये जो एक परसेप्शन हमारा बन रहा है ना कि यहाँ पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हम कहते हैं लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, लेकिन सलमान तो भूल जाते हैं। एक बात तय है कि जिस घर का जवान गायब हो गया है, लाजमी बात है, उनकी जिसकी परेशानी तो मां समझ बैठ आती के है ना रो सर। रही है, हाँ। उसका दुख तो मेरे ख्याल से हमें और हमारे साथ पूरी कौम को महसूस भी करना चाहिए और इसके सोल्यूशन की सर तरफ भी बिल्कुल जाना आना चाहिए, लेकिन इस बात को भी वर्कआउट करें, वो वालिदैन भी इसको जरा देखने की कोशिश करें कि उनकी औलादें जो हैं कहीं ऐसी एक्टिविटीज में तो इंगेज नहीं हो रही ना जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं अगेंस्ट द स्टेट। देयर यू आर। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम मिसिंग पर्सन के हवाले से। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूं कि ये दुख किसी एक फर्द का नहीं है, बल्कि ये बहुत सी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हमारी दुआ ये है कि वो मिसिंग पर्सन जितनी जल्दी हो सके मुमकिन वो इसका सलूशन होना चाहिए और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ब्रेक का वक्त हुआ है, चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे बहुत सारे नेशनल इशूज़ के ऊपर। ये गुफ्तगू का सिलसिला तो खैर जारी रहेगा। थोड़ा सा ज़रा मुल्क से बाहर निकल के देखते हैं। हिंदुस्तान में मोदी की बदकिस्मती का आगाज़ हुआ चाहता है। उन्होंने जो गड्ढे हमारे लिए खोदे थे, जो गड्ढा उनके लिए खुद रहा है, उसके अंदर मोदी साहब पूरी अपनी जमात के साथ और आरएसएस के साथ दफन होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसलिए कि जो नौयत है इस कैंपेन की जो किसानों ने लॉन्च की उनके खिलाफ पंजाब से इनिशियली, और अब वो उन्होंने कहा है कि उसका दायरा कार हम पूरे मुल्क तक बढ़ा रहे हैं। और जितनी कोशिशें थी मोदी की, जितनी कुव्वत उसके पास थी, उसने कुचलने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ज़ीरो है। करपाने निकाल ली और तलवारें निकाल ली उन्होंने जब उनके ऊपर गोली चलाई गई और जब उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। क्या देख रहे हो सलमान, क्या होने जा रहा है यार? बुखारी साहब, इक्तिदार का एक सबक होता है। जब हमारे यहाँ इक्तिदार में शामिल लोग अपने आप को अक्ले कुल समझ लेना और समझ लें कि वो ताकत का मुंबा है और हमारे बाद कोई नहीं है, या उन्हें ताकत का बुखार जो है वो इतना चढ़ नशा चढ़ जाए। और यही मोदी के साथ हुआ है। पहले वो शिकार हुए हिंदुआता की सियासत के चक्कर में, ठीक, और वहां इंतहा पसंदी हुई, फिर वो वहां पे वो जो लोगों की शहरियत का कॉन्टेक्स्ट आ गया वो आया, फिर उसके बाद वो पहुंच गए मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो कुछ वहां करते रहे, अब ये किसान उनको लेके बैठ गए। और इसी कोविड के अंदर उनकी मईशत का भी बड़ा गर्क हुआ, जो उन्होंने वहां पर मुल्क गिर हड़तालें करवाई उसका भी नुकसान हुआ। इसका मतलब ये है कि जो मोदी साहब जो कुछ कर रहे हैं ना, ये इन्होंने वापस एक डिक्लाइनिंग भी तो आना है ना 8 साल के इक्तिदार के बाद, जब वो वापस इंतखाबात हर बुरे का एक इंजाम तो सर है ना। अच्छा, अब वो उसमें मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि वो जो इनके इन्वेस्टर हैं उनके मफादात का सौदा कर रहे हैं ना। ये जो किसान हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये सारे लॉज बनाए उन्होंने उनके फायदे के लिए ना। तो आप मैं कई इस किसान मूवमेंट को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं लोगों की बातें सुन रहा हूं। वहां के लोग वो ये कहते हैं कि जनाब ये एक खास तबके के मफादात के लिए काम कर रहा है और हम गरीब किसानों को जो यहाँ पे अनाज पैदा करते हैं उनको दीवार से लगा रहा है। तो उसका फिर अंजाम यही होना था ना कि आज पूरे भारत में जो किसान मूवमेंट है, जो दिल्ली से शुरू हुई है, वो पूरे भारत में जैसे आपने कहा फैल गई, बल्कि आलमी दुनिया में उसके बारे में बातें हो रही हैं। और उस पर मोदी साहब को बड़ा इतराज हुआ कि जनाब इंटरनेशनल दुनिया को क्या जरूरत है कि हमारे दाखिली मामलात पे बोले। लेकिन इंटरनेशनल दुनिया ने वो सीन भी देखा जब मोदी साहब जो जमहूरिया की परेड करा रहे थे, वो भी देखा। तो वहां ट्रैक्टरों की एक परेड जो वो भी देखी आपने। उसने पूरी दुनिया की नजरें जो है उसके ऊपर मरकूज थी। पूरी दुनिया में वो इमेजेस जा रहे थे और मेरे ख्याल से बड़े अरसे के बाद अपना बुखारी साहब हमने किसानों की मूवमेंट देखी है। अब एक मिनट रुक जाए, मैं आपको रोकूंगा। हमारे यहाँ भी उसका एक ट्रेलर चल चुका है। हमारे हुक्मरानों को भी सीखना पड़ेगा इससे। मैं बता रहा हूँ आपको किसानों के हवाले से होने जा रही है ये किसानों के हवाले से, मजदूरों के हवाले से। आपको पता है हमारी ट्रेड यूनियन कितनी मजबूत थी। आज सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट जो तबका हो रहा है वो आपका मजदूर है ना, वो आपका किसान है ना, वो आपके जो लोग हैं, इनको आप दोबारा अपनी पॉलिसियों की वजह से, जो इंटरनेशनल इदारों की मदद से पॉलिसियां चला रहे हैं, आप इनको दोबारा रेजिस्टेंस पे मजबूर कर रहे हैं।
और ये लोग खड़े होंगे, ये चाहे पाकिस्तान में है, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे किसी जगह पर भी हो। आप कह रहे हैं आप इनकी जिंदगियों को अजीरन कर रहे हैं सर। आप ये कह रहे हैं सलमान कि ये जो अभी हाल ही में हमने एक सीन देखा था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हवाले से, सबक सीखना चाहिए। मेरे सबक ख्याल से सीखना उससे- चाहिए हमारे हुक्मरान तबकात को कि इस तरह से कहना कि जनाब लाठियां मारेंगे, गोलियां मारेंगे, हम तो तजर्बा कर रहे थे, हम तो देख रहे थे कि चल भी सकती हैं, नहीं चल सकती हैं, ये सारे ये मजाक मत उड़ाएं इनका। ये आप हवाला दे रहे हैं जो शेख रशीद जी साहब जी ने उन्हीं की बात गुफ्तगूयां कर रहा छोड़ी हूं, हैं। उसी की बात कर रहा हूं सर। इतनी अनगार्डेड गुफ्तगू मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। मेरे ख्याल से एक अहम पोजीशन पर जो आदमी फायज हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, वो प्राइम इस मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा उहदा है सर ये। और फिर वो और दूसरा एक ही बात नहीं, दूसरा उन्होंने कहा वो हलवा जो मैंने पेशकश की थी मौलाना फजल रहमान को मैंने वापस ले लिया है। ये हुकूमत की मदद नहीं है, ये वो मजाक उड़ा के थोड़ा सा गैलरीज के साथ खेल एक लेते पुराना हैं। माकूला सुना हुआ है ना, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। यहाँ पहले बोलते हैं, फिर तोलते हैं और फिर सोचते हैं कि हमसे गलती होगी। नहीं, इसमें वो एक और पंजाबी की रिवायत है, वो ये है कि सरदार जो है ना वो उस वक्त सोचता है जब सर पे लाठी पड़ती है इसके। इसलिए हम दुआ ही कर सकते सही हैं बात कि है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और झटका मोदी साहब के लिए ये है कि साउथ अफ्रीका को जो वैक्सीन उन्होंने फराहम की थी वो उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको सुपूरियस समझ के, यानी नाकस समझ के यार हमारे यहाँ तो इंटरनेशनली कितना लॉस ऑफ फेस हुआ है हमारा यार कितना मोदी का। मजाक उड़ाया गया था उस वक्त हमारे यहाँ लोगों ने सोशल मीडिया पे कि देखिए हिंदुस्तान ने जो है ना वैक्सीन तैयार कर रही है और हम इस तरह के नालायक लोग हैं कि हम नहीं कर सके। और आज जो वहाँ कुछ उनके साथ हुआ है उस पर ये हमारे जितने लोग यहाँ पे हमें मातम समझा रहे थे उनको सोचना चाहिए ना। सवाल ये है कि जब आप जल्दबाजी में, उजलत में, बगैर मुशावरत के, बगैर मनसूबाबंदी के, बगैर प्रोफेशनल अंदाज में चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको अपने मुल्क में भी उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी और बैन अवी दुनिया में भी आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। बहुत एम्बेरसमेंट हुई है। ऐसे इंसानों की जानों के साथ खेलने वाली बात है। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि मोदी जिस ताकत के साथ इलेक्ट होकर आया था वो इस दफा एक डिफरेंट मोदी होगा। उसने तो बिल्कुल एक डिफरेंट मोदी साबित करके बता दिया कि वो पहले से भी बदतर मोदी इस वक्त साबित हो रहा है। अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से भी उसको मोदी की बजाय मूजी कहने की रिवायत शुरू हो गई वो पड़ गई है। जो कुछ उसने कश्मीर में किया है, जो कुछ वो किसानों के साथ कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं कि किस शिद्दत के साथ हिंदुस्तान की सोसाइटी जो है वो तकसीम हो रही है, बकायदा तकसीम भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है। 26 मूवमेंट्स चल रही हैं वहाँ सेपरेशन की, खालिस्तान से लेके और नक्सलबाड़ीज तक और मीजोस से लेके। सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ सिख, वहाँ ईसाई, वहाँ दूसरी जातों के लोग, छोटी जातों के लोग, सबका आपने जिंदगी जो है ना जीरन कर दी है। किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिख मूवमेंट को, पाकिस्तान फलां को। भाई आप अपने डोमेस्टिक को भी तो ठीक करें ना। बहुत बड़ी रियायत कर रहे हैं हम हिंदुस्तान के साथ कि खालिस्तान मूवमेंट को हम ना फिजिकल, ना फाइनेंशियल, ना मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वरना एक ऐसा दुखता, एक ऐसा ब्लीडिंग वूंड है हिंदुस्तान का वो कि उसकी बर्बादी हो सकती है। आपने वो लोगों की बातें नहीं सुनी सिखों की? वो कहते हैं हमारी मूवमेंट को आप पाकिस्तान से जोड़ते हैं, हमारे मसलों को आप पाकिस्तान से जोड़कर ब्लेम गेम देते हैं। ये हमारी जेन्युइन तहरीक है, ये हमारी इंडिजिनियस मूवमेंट है, आप इसको पाकिस्तान पे ब्लेम देके हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी वजह से मोदी की वो नापाक साजिश जो थी कि वो ये ब्लेम पाकिस्तान पे डालता, वो अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस शिद्दत से उन्होंने इसकी तरदीद की है, कोई उसको मानने के लिए तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे हम मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान की सियासत का आज क्या रंग है, क्या ढंग है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, वो आपके सामने आने वाला है। इलेक्शन सेनेट का जो है वो थोड़ा अब बिल्कुल उसके मुख्तलिफ परतें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। एक लास्ट गुफ्तगू अगर मैं कंक्लूजन से पहले अगर आपसे कहूँ, जी आप क्या देख रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में होने क्या जा रहा है? देखिए, मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा कि वो ख़ास तौर पे जो है ना इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। ये जो तरमीम वाली बात है ये मुझे नज़र नहीं आ रही यार। ये शफाफियत कहाँ से आएगी? फैसल वाडा के कागजात मंजूर हो गए। सारे फैसल वाडा के कागजात मंजूर हो गए ना, तो सवाल किस पे उठेगा? ये तो इमरान खान के ऊपर क्रिटिसिज्म होगा ना, तो फिर उठ रहा है ना सर, उठ रहा है ना, उठने दे। देखिए, पॉलिटिक्स में जब मैंने आपको कहा कि कोई गलती करेगा उसकी प्राइस पे करेगा, ये विद इन द पीटीआई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्यों एक बंदे के लिए रायत पैदा की जा रही है। तो मेरा मतलब है कि ये गलतियां सियासतदान करेंगे, उसी से इनकी इस्लाह हो सकती है, और तो कोई तरीका नहीं है ना इनको रोकने का। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि सेनेट के इंतखाबात में अब जो इतना शोर उठ गया है बुखारी साहब, कोई बहुत बड़ी ड्रामेटिक तब्दीली वोटों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगी, क्योंकि आज उन्होंने कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि इस बात को जांचेंगे कि किसकी बर्तरी जो है ना कैसे पैदा हुई है और किसने किसकी नशिस्तें हासिल की है, देख लेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने की। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि जो चोर बाजारी है इस सेनेट के इलेक्शन के प्रोसेस से ये ख़त्म होनी चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने, सलमान आबिद मेरे साथ थे
और इस वक्त आपसे सवाए इजाज़त तलब करने के और मैं कुछ नहीं कह सकता। नेक्स्ट वीक जब आपके साथ दोबारा बैठेंगे तो फिर और जो मौज़ूआत होंगे उन पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे और सलमान आबिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।